अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस जो 2 वीडियोस थी उसके अंदर वॉइस ऑफ ऑफिस का इशू आ रहा था, तो उसके अंदर जो भी हमने पढ़ा था क्लास के अंदर मैं वापस यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने सैम्पलिंग मेथड देखे थे। सैम्पलिंग मेथड क्या क्या होते हैं। सैम्पलिंग मेथड पढ़ने से पहले हमें सैम्पल पता होना चाहिए कि सैम्पल क्या होता है, हम करते क्यों हैं। देखिए, हमारे पास ना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। अगर हमारे सामने अगर हम कोई भी सैम्पल या सर्वे कर रहे हो तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। हम इसे कुछ इस पॉपुलेशन का यानी कुछ एक हिस्से का एक डेटा कलेक्शन लेते हैं, डेटा सेट कलेक्ट करते हैं और उस डेटा सेट की बेस पर हम जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसको जज करते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं एक सर्वे कर रहा हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, मैं कुछ जो एक बड़ी पॉपुलेशन है मेरे पास, मैं कुछ इस बंदों का सिर्फ डेटा सेट लूँगा, उनका जो भी जवाब आएगा उसके ऊपर मैं जज कर लूँगा कि बाकी जो हैं 100, जैसे लेट्स से 100 लोग, इसमें से मैं 10 लोगों का डेटा ले रहा हूँ और 10 लोगों के डेटा के ऊपर मैं ये जज करूँगा कि बाकी 100 भी ऐसा ही सोचते हों, बाकी जो 90 बचे हैं वो भी ऐसा ही सोचते होंगे। इससे हम सैंपल कहते हैं। सैंपल के तरीके होते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, फिर इसके बाद सैंपल को स्टडी करने के भी तरीके होते हैं कि किस तरह से आप सैंपल लेस कलेक्ट करेंगे और किस तरह से अपने कलेक्ट किए हुए सैंपल के अंदर से भी फिर से सैम्पलिंग करेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये अभी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। जो सबसे इजी सैम्पलिंग मेथड होता है वो होता है विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो विथ रिप्लेसमेंट है इसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर हम ना एक ही बंदे का 2 बार या 2 से 3 दफ़ा डेटा ले सकते हैं, इसके अंदर कोई हमारे इशू नहीं होता। ठीक है, अगर हम विथ रिप्लेसमेंट सैंपल निकालें, ये ओवरऑल यूज़ बहुत कम होती है क्योंकि अगर इसको हम एक बंदे से 2-3 दफ़ा डेटा लेंगे तो हमें डेटा सेट को जो हमारे कलेक्शन है उसको हैंडल करने में, उसको कंप्यूटर में फीड करने में, जब हम मैनुअली पुट कर रहे होंगे फॉर्मूलेस के अंदर, हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो ये इसके लिए हमें इसको हम काफ़ी कम मिनिमाइज़ करके यूज़ करते हैं, हम विदाउट रिप्लेसमेंट में ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट इससे पहले कुछ चीज़ें समझ लें कि हमारे पास जो स्मॉल एन होता है ना, वो हमारा होता है सैंपल साइज़। ठीक है, और कैपिटल एन होता है हमारे पास पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन साइज़। लेट्स से एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, एन इज़ इक्वल्स टू 2, 3, 4, 7, 8 और 9। ये मैम का ही दिया हुआ एक्सपेरिमेंट है, उस पर ही काम करने। हमारे पास ये पॉपुलेशन साइज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। एन इज़ इक्वल्स टू 6। अब लेट्स से हमें कहा जाता है कि आपको दो दो बंदों का सैंपल साइज़ डिज़ाइन करना है। ठीक है, कि इसमें से आप 2 बंदों का डेटा लो लेकिन विथ रिप्लेसमेंट मेथड से। हमें ये नहीं पता है किस 2 का लो, 2 3 का लेना है, 3 4 का लेना है, 4 7 8 9 या फिर 9 2। हमें ये नहीं पता, हमें बोला सिर्फ 2 बंदों का आपने डेटा लेना है और विथ रिप्लेसमेंट करते हुए हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारा जो सैंपल साइज़ है वो क्या है, 2। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है विथ रिप्लेसमेंट। अगर हम विथ रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं, उसका फार्मूला होता है, जो भी हमारा कैपिटल एन होता है ना, उसकी पावर होती है स्मॉल एन। कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। जैसे यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एन था 6 और उसकी पावर हो गई स्मॉल एन यानी कि 2। सो आंसर आ गया हमारे पास 36। यानी कि हम विथ रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग मेथड को फॉलो करते हुए अगर सैम्पलिंग करेंगे तो हमारे पास जो कलेक्शन आएगी वो 36 बंदों की आएगी, दो दो की रिप्लेसमेंट से। किस तरह से, लेट्स से हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं, सीरियल नंबर और यहाँ पर हमारे पास सैंपल जो हमें कलेक्ट करना है। सीरियल नंबर यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू 36। सैंपल चलेगा यहाँ पर पहले 2 3, फिर 2 4,
फिर 2 7, फिर 2 8, देन 2 9। अब क्या होगा, जब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 2 आए हमारे पास, 4 2 आए, 7, तो हमारे पास ये रिप्लेस होता रहेगा। यानी कि 2 7 हो गया, अब 7 2 भी आ सकता है, 4 2 4 हो गया, 4 2 भी आ सकता है। तो इस टाइप की सैम्पलिंग को हम कहेंगे, जब हम इस तरह से सेट बनाएंगे तो 36 हमारे पास सेट बनेंगे, और इस टाइप की सैम्पलिंग को हम कहते हैं विथ रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है? विदाउट रिप्लेसमेंट का सैम्पलिंग का भी एक फार्मूला होता है, वो होता है कैपिटल N C स्मॉल n। ठीक है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था बर्नौली ट्रायल्स के अंदर, ये वही फार्मूला है। यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल N है वो है 6 C और ये 2। इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैलकुलेटर में पुट करने का तरीका ये है कि शिफ्ट दबाकर हम जब डिवाइड का साइन दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर C सैम्पल शो हो रहा होगा, ये C। इससे पहले हम वो नंबर लिखेंगे जो हमारे पास नीचे नंबर लिखा हुआ है। जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उसको हम सबसे C से पहले लिखते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 6 को लिखा, और जो C के बाद ऊपर लिखा हुआ होता है उसको हम C के बाद लिखते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो हमें यहाँ पर आंसर दे रहा है ये 15। ठीक है, यानी कि अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड को फॉलो करते हुए सैम्पलिंग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आए, फिर जो हमारे पास सैंपल आएंगे वो 15 आएंगे। कैसे आएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट है जैसे जो पहले था। सीरियल नंबर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सैंपल। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन टू 15 तक चलेगा हमारे पास सैंपल। पहले तो हमारा होगा 2 3, फिर 2 4, 2 7, 2 8, 2 9, ये आ जाएगा 3 4। यहाँ पर 2 9 के बाद आएगा 3 2, फिर 3 4, फिर 3 7, 3 8, 3 9, फिर 4 2, 4 3, 4 7, 4 8, 4 9 ये चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पर 3 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 हो चुका है। अगर हम इसको इन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर तो सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने डिज़ाइन किया होगा सर्वे के लिए, उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे ना हम वो चेंज कर रहे हैं ना फिर हम लोगों को चेंज करें, तो उनका जवाब हमेशा सेम ही रहेगा। हाँ, 4 वाले का जवाब चेंज हो सकता है, 3 वाले और 4 वाले के अंदर हमें चेंजेस मिल सकते हैं, लेकिन 2 और 3 के अंदर हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। अगर हम वापस से 3 2 करें या 2 3 करें हमारे पास जवाब एक ही आएगा। तो इस वजह से इसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कहते हैं। फिर ये काफ़ी ज़्यादा फॉलो होती है। अगर हमारे पास अगर पॉपुलेशन छोटी है, हम छोटे का सैंपल ले रहे हैं, तो हम ये विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग को प्रेफर करते हैं। हमारे पास लेट से पॉपुलेशन अराउंड 20 to 30 के करीब है और सैंपल हमें 5 to 10 का लेना है, तो हम ये वाली जो मेथड इसको प्रेफर करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग को। ठीक है, अब इनका मीन निकाला जाता है और वेरिएंस भी निकाला जाता है। तो मीन निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक्स बार यानी कि मीन का फार्मूला हमने पढ़ा था समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाले का मीन निकालें तो हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए समीशन ऑफ एक्स क्या है, ये हमारे पास पूरा जो है ना ये एक्स है, दिस होल इज़ एक्स। 2 + 3 यानी कि ये दोनों एक्स को प्लस करेंगे, समीशन दोनों ऐसा प्लस होगा, देन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 5 और 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2.5। तो पहला हमारे पास सैंपल आ गया 2.5, x1 आ गया, x बार 2 आएगा हमारे पास, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा 3, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3।
अब ये सोन चलता रहेगा। अब इसका यहाँ पर वेरिएंस भी निकलेगा, लेकिन हम वहाँ पर वेरिएंस को डिनोट करते थे सिग्मा स्क्वायर से, राइट। लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे वेरिएंस को, ठीक है। इसका भी जो फॉर्मूला था हमारे पास वो ये था कि समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस का समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, राइट। अब इसके अंदर भी हमें 1 बाय 1 ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लेंगे। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस तो आंसर आ रहा है पहले वाले का हमारे पास 0.25। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे करते करते हमें सारे 15 तक वेरिएंस भी मालूम कर लेने होंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी। नहीं तो क्वेश्चन में सिर्फ बोला होगा कि कंसिडर का डेटा सेट सैम्पल साइज़, तो हमने सिर्फ यहाँ तक काट कर ख़त्म कर देना। अगर मीन और वेरिएंस का पूछा है तो हम आगे तक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सैम्पल समझने से पहले हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स हैं, वो समझ लेनी होंगी तो बेहतर होगा। हमारे पास सबसे पहली एक चीज़ आती है, वो होता है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी बेस के ऊपर आप सैम्पलिंग कर लें, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप जैसे लेट्स से एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका एक एलिमेंट है, क्योंकि उसकी बेस पर आप सर्वे करेंगे और लोगों से मशवरा उनकी राय लेंगे कि भाई आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं। लेट्स से अगर कोई भी बंदा मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, जो एक प्रोडक्ट तो पहले से लेट्स से शैम्पू है, गार्नियर, पेंटीन वगैरह सारे शैम्पूस हैं। अगर कोई एक नया बंदा एक और शैम्पू अपना लॉन्च करे या फिर ऑर्गेनिक है या फिर कोई इसके अच्छी चीज़ है, तो वो पहले सर्वे लेगा कि कितने लोग मेरे जो शैम्पू हैं वो खरीदेंगे, ठीक है। लेट्स से किसी ने बंदे ने एक ऑर्गेनिक शैम्पू मार्केट में लॉन्च किया, वो सर्वे कंडक्ट करना चाह रहा है कि ऑर्गेनिक शैम्पू लोग पसंद करते हैं या नहीं। तो वो सर्वे कंडक्ट करेगा, पूरी बड़ी पॉपुलेशन का नहीं करेगा, वो सैंपल लेगा एक जगह जगह से, उनका सर्वे कंडक्ट करके बड़ी पॉपुलेशन को जज कर लेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट आपका क्या है? वो प्रोडक्ट जिसकी पर आप सैम्पलिंग कर रहे हो, ठीक है। देन आती है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होगी? जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट जो है वो आपकी पॉपुलेशन होती है। अब अगर वो बिज़नेस कर रहा है कोई, इसके अगर चीज़ प्रोडक्ट है वो हाई रेट है, तो वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोअर क्लास के पास जाकर ये सर्वे कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, मेरी जो भी प्रोडक्ट है उनको ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो या तो अपर मिडिल क्लास या फिर एलीट क्लास के पास जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसको पता है मेरी प्रोडक्ट ये लोग ईज़िली ख़रीद लेंगे, या तो अपर मिडिल क्लास या फिर एलीट क्लास। ये आपकी जो भी टारगेट मार्केट है। अगर आपको ऐसी चीज़ बनाएं जो कि चीप इन कॉस्ट है और हर किसी के रेंज में, तो आप हर क्लास से कुछ ना कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट का रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो आप हमेशा प्रीफर करेंगे कि मैं सैम्पलिंग भी उन्हीं पॉपुलेशन की करूं जो हमारी टारगेट मार्केट है। फिर आता है हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट। देन हमारे पास थर्ड में आता है सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है? आपकी नॉन ओवरलैपिंग कलेक्शन होती है सैंपल की, ठीक है। लेट से अगर मैं 4 जगह डिसाइड कर रहा हूँ, मैं एक सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो पॉपुलेशन है वो स्टूडेंट है, टारगेट मार्केट जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर लेट से मैं कराची यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लूँ, तो मैं हर डिपार्टमेंट जाकर हर एक बच्चे से नहीं मशवरा लूँगा, मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं जो या तो साइंस की फील्ड में जाऊँगा या आर्ट्स की या कॉमर्स की, जिससे भी वो लिंक करी। लेट से मेरी जो प्रोडक्ट है वो साइंस की फील्ड वालों से लिंक करिए,
तो मैं साइंस की फील्ड में जाऊँगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जेनेटिक्स, इन सब की फील्ड में जाऊँगा जहाँ पर मेरी प्रोडक्ट सेल हो सकती है, साइंस से ही लिंक करिए। और उनके जो स्टूडेंट, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में नो हाउ भी होगी। ठीक है, तो ये जो भी है मेरी सैम्पलिंग यूनिट है। अब मैं एक जगह से डेट सर्वे किया, अब वो मेजर माइनर का था, तो केमिस्ट्री का जो मेजर में बचा था वो माइनर पढ़ता था मैं वो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में, लेट से। तो मैं वहाँ पर जाकर वापस उससे सैंपल कलेक्ट नहीं करूँगा, मैं दूसरे बंदे सैंपल कलेक्ट करूँगा। तो ये नॉन ओवरलैपिंग होती है। अगर ओवरलैप हो गया तो आपके पास फिर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। अगर आपके जो एक टारगेट आपने कहा था कि मैं 10-100 सैंपल लूँगा हर एक डिपार्ट से, तो अगर आपने 100 में से एक भी जो है आपका ओवरलैप हो रहा है, तो आपके जो सैंपल के अंदर जो नेक्स्ट लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर थोड़े बहुत एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है? नॉन ओवरलैपिंग कलेक्शन ऑफ सैंपल। चौथे में क्या होता है? फ्रेम। आपका जो भी सैम्पलिंग यूनिट होता है उसको आप कलेक्टिवली एक जगह पर लिस्ट कर लें तो उसको हम कहते हैं फ्रेम, या आपने इस सैम्पलिंग यूनिट को फ्रेम में कर दिया। लेट्स से मैंने बायोलॉजी से 100 स्टूडेंट लिए थे, केमिस्ट्री 100 स्टूडेंट, जेनेटिक्स से 100 स्टूडेंट, ऐसे करते करते मैंने 400 तक सैम्पलिंग यूनिट कर ली। अब 400 को मैंने एक लिस्ट में लिया है कि भाई ये जो है ना, ये ओवरलैप नहीं हो रहे, सीधे सीधे सैम्पलिंग यूनिट जो है ना उसको मैंने एक लिस्ट कर लिया। अब लास्ट जो हमारा होता है वो होता है सैम्पल। अब जब ये फ्रेम में जो लिस्ट हो गए सैम्पल यूनिट वो 400, उसमें से भी आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वो उसके तरीका क्या है, कोडिंग वाला मेथड वो आगे हम पढ़ेंगे। तो उन सैंपल में से आप 400 में से भी कुछ सैंपल को सेलेक्ट करेंगे और उसको फिर उसके ऊपर जज करेंगे कि 400 और बाकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है हमारी, वो क्या सोचती हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एलिमेंट क्या होता है? आपका डिज़ायर, आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप सैंपल कर रहे हो, जिसके ऊपर आपका सैंपल बेस कर रहा है, वो आपका एलिमेंट है। पॉपुलेशन क्या है? आपकी टारगेट मार्केट। सैम्पलिंग यूनिट क्या है? आपकी नॉन ओवरलैपिंग कलेक्शन। जो भी आप सैंपल के ले रहे हो, आपकी जो पॉपुलेशन से आप कलेक्शन ले रहे हो नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। फोर्थ आपके पास फ्रेम, यानी कि जो आपका सैम्पलिंग यूनिट है उसको एक लिस्ट में लेकर आओगे तो वो फ्रेम कहलाता है। और 5 जो होता है लास्ट वन, वो आपका सैंपल कहलाता है। ठीक है, उसके आप सारी कलेक्शन एक जगह पे लिखते हो और उसमें से फिर जो 400 में से कुछ कलेक्शन लेते हो जिसको आप सैंपल कहते हो, फिर उसके ऊपर जज करते हो कि 400 या फिर जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है वो क्या सोचती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कोडिंग वाला मेथड है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।